Hello friends, good morning all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in Vivekanand online classes. दोस्तों, अपन कल तक के लेक्चर में आपके जो ऑडियो लेक्चर में डाल रहा था, आपकी बुक्स कर रहे थे। बुक्स को क्योंकि बुक्स 40 नंबर की जनरली सब क्लासों में, किसी में 25 नंबर की। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर ग्रामर सेक्शन। आज मैं आपकी ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस टेंसों में आप लोगों ने देखा था कि मैंने प्रेजेंट टेंस विगत लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वापस ग्रामर सेक्शन को लेंगे। सिंपली मेथड है, जो बीच का वर्ड है इसको अपन पहले, इसका हिंदी वर्जन पहले लेते हैं। इंडेफिनिट मीन्स सामान्य, पास्ट मीन्स बोथ और टेंस मीन्स काल। तीनों से मिलकर इसका हिंदी वर्जन बन रहा है सामान्य भूतकाल। इसको मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ाऊँ। उससे पहले आई वॉन्ट टू से यू अबाउट सम सेंटेंस। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जब आपको दोस्तों वाक्यों में ये लगे कि किसी कार्य के साथ साथ समय की भी समाप्ति हो रही है, तो वहां अपन इस टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस से अपन सेंटेंस को बनाएंगे, वाक्य को बनाएंगे। ये टेंस हमेशा भूतकाल की सूचना देता है तथा कार्य के पूर्ण समाप्ति का सूचक है। इसमें कार्य खत्म हो चुका होता है। कार्य हो, घटना हो, इंसिडेंट, कोई भी घटना, एपिसोड हो, सब खत्म हो चुका होता है। वह कल दिल्ली गया। अब जाने का काम भी हो गया, गया, कार्य की भी समाप्ति हो गई और समय भी, कल का समय गया। एक हल्का सा एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसमें अपन दोनों चीजें क्लियर कर रहे हैं कि कार्य भी समाप्त हो और समय भी समाप्त हो। वह जयपुर गया, उसने खाना खाया। जी में जितने एग्जाम्पल लो, उसने अपना पार्ट याद किया। एक बार एक राजा था, एक बार एक रानी थी। यानी हर वो वाक्य जो आपको ये बोध कराए कि ये कार्य पूरा हो चुका, ये समय के साथ इस काम को पूरा कर चुके, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी डेफिनेशन आप देखते हो तो हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी। पूरे 12 टेंसों में 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। दोस्तों, यही एकमात्र ऐसा टेंस है जो दो परिभाषाएं, दो अपनी पहचान रखता है, आइडेंटिफिकेशन। परिभाषा तो पढ़नी यहां देखी थी ऊपर, परिभाषा मीन्स डेफिनेशन, और इसकी पहचान जो है था, थे, थी। जैसे एक बार एक राजा था, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था, ही वॉज ए गुड प्लेयर। और या यही किसी वाक्य में था, थे, थी ना आकर दोस्तों या यही आता है। जैसे उसने खाना बनाया, तो इसमें या आ रहा है। वे वहां गए, ये आ रहा है। तो हर वो वाक्य जिसके हिंदी वाक्यों में देखने पड़ते, या तो था, थे, थी देखने को मिले, या ये मिले। वह एक बहुत अच्छी तैराक थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी वॉज ए गुड स्विमर, थी। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे हमेशा पहचान को देखते हैं, दूसरे नंबर पे सहायक क्रिया को। पूरे 12 टेंसों में 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनकी एक सहायक क्रिया है। एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और एक आगे 2 टेंस आगे आएगा पास्ट परफेक्ट, उसकी है डी है और इसकी डी है। कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसकी सहायक क्रिया डी है दोस्तों। इससे नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरा पॉइंट। अपन हमेशा सदैव मुख्य क्रिया का लेते हैं दोस्तों। मुख्य क्रिया ये एक ऐसा टेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी आती है और सेकंड फॉर्म भी आती है। यही पूरे 12 टेंसों में ऐसा है जो इट हैज 2 वर्ब, 2 क्रियाएं रखता है। जब वाक्य साधारण होता है जिसमें सहायक क्रिया नहीं आती है, तो वहां अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब सहायक क्रिया आ जाती है तो वहां V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। चलते चलते इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चर कह दो, सूत्र कह दो, फॉर्मूला कह दो, एक ही बात है कि वाक्यों को बनाने के लिए आप कौन से सूत्र का यूज करोगे। सब्जेक्ट, सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। साधारण वाक्य में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा। और ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर है दोस्तों। और वाक्य अगर नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डिड है,
फिर नोट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा आपका। और इससे तीसरा अगर आप देखोगे तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ये हो जाता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले आगे रख देते हैं। मैंने टेंसों से पहले ये चारों सूत्र आपको बहुत बढ़िया से बताए थे, इनको एक्सप्लेन करके, इनका पोस्टमार्टम करके अपन ने इनको सोल्व किया था। इसमें डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे जूम करके दिखाया जाए ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये चारों फॉर्मूले हैं। अब इसमें एक बात समझने की है, समझने वाली बात क्या है दोस्तों, इसमें समझने की बात ही इसमें यह है कि अब से पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ाया था, उसमें भी आपने देखा था कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती है काम में, फिर इंडेफिनिट टेंस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइम है। इसके भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें इसमें यह फर्क है कि उसमें तो जब सहायक क्रिया नहीं आती थी तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में आती थी और कर्ता एक वचन होने पर उसमें एस लग जाता था। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लीज यहाँ जूम करके दिखाया जाए कि यहाँ जब सहायक क्रिया नहीं आती है तो मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है दोस्तों। कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म हम काम में लेते हैं जब सहायक क्रिया नहीं आती है तो। और नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में तो सहायक क्रिया आएगी भी, इनके बिना न नेगेटिव बन सकता है न इंट्रोगेटिव, तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए मैंने यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अरे भाई 4 में से सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही ये आती है, बाकी तीनों प्रकार के वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है सहायक क्रिया के साथ। तीनों प्रकार के वाक्य कौन कौन से रह गए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाक्य 4 तरीके से बन सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से इस बात को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों आपको। उसने कल एक पत्र लिखा, अगर मैं यहाँ छोड़ देता तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता, और था लिखा था तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। सबसे पहले उसने की अंग्रेजी सब्जेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये कह रहा है सब्जेक्ट को लाओ, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी ही, सिंपल सेंटेंस है, लिखा था, तो सिंपल सेंटेंस में दोस्तों सहायक क्रिया नहीं आएगी यहाँ पे आपकी। अगर लिखा नहीं था तो यहाँ सेकंड फॉर्म वो सहायक क्रिया आती, नहीं के लिए तो नोट लगेगा, और नोट से पहले सहायक क्रिया का आना मस्ट है दोस्तों। बट हियर इट इज ए सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल वाक्य, इसलिए इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लिखने की सेकंड फॉर्म रोट होगी। तीनों फॉर्म में, टेंसों में आपको बहुत सारी क्रिया फॉर्म में सीखनी पड़ेगी। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखा, लिख चुका। ही रोट ए लेटर यस्टरडे, कल के लिए आएगा यस्टरडे, जो चल रहा है वो टुडे, और जो आने वाला कल है वो टुमारो। इस समय की यूनिट है दोस्तों, समय के हिसाब से, जैसे सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, शाम के लिए इन द इवनिंग, दोपहर के लिए नून, और अपराह्न दोपहर बाद के लिए आफ्टरनून, ये वर्ड यूज करते हैं समय, अलग अलग समय के चक्र के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझने की है, मैंने एक बताया था पहले भी कि सहायक क्रिया के और क्रिया के भारत पाकिस्तान की सी दुश्मनी है दोस्तों। जिस सम्मेलन में, जिस इंडियन डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल जाता है वहाँ पाकिस्तानी लोग नहीं आते। पाकिस्तानी लोग जहाँ आ रहे हैं, मंत्री संतरी RS IS IPS, तो वहाँ इंडियंस लोग अवॉइड करेंगे, सचिव वगैरह वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ सहायक क्रिया नहीं थी तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है दोस्तों। वर्ब की सेकंड फॉर्म के तंबू डेरे गड़ गए बिना सहायक क्रिया के। लेकिन देखो बाप, जैसे यहाँ सहायक क्रिया आई है नेगेटिव वाक्य में, उसने कल एक पत्र नहीं लिखा था, he did not write a letter yesterday, तो यहाँ सहायक क्रिया जैसे आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई दोस्तों। यहाँ समझने की बात है, यहाँ राइट आई है, न कि रोट। क्या उसने कल एक पत्र लिखा था, तो डिड ही, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, डिड ही राइट ए लेटर यस्टरडे। क्या कल उसने एक पत्र नहीं लिखा था, तो डिड से तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं। क्या कल उसने एक पत्र नहीं लिखा था, डिड ही नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। तो दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसको जूम करके बताया जाए प्लीज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, वी आर यूज हियर हेल्पिंग वर्ब, देयर ऑल्सो वर्ब की फर्स्ट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ देखो डिड आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ डिड आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ओनली डिड साधारण वाक्य में नहीं आती है, तो वहाँ सेकंड फॉर्म काम में लोगे, बाकी सब में आपको
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेनी है। तो बहुमत तो वैसे फर्स्ट फॉर्म का ही ज़्यादा है। वैसे जनरली लोग ये कहते हैं साहब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, अरे वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में आती है। और दोस्तों एक बात ये भी समझने की है कि पूरे 12 टेंसों में फर्स्ट फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इनका खूब यूज होता है, लेकिन मात्र एकमात्र यही टेंस है ओनली और ओनली जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन यूज करते हैं। एक वाक्य देखो, वह जयपुर गया, गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गया था हो तो भी यही इंग्लिश होगी, गया तो भी वही, क्योंकि समय को बीतने का जो वाक्य बोध कराए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही वेंट टू जयपुर। अब दोस्तों यहाँ साई क्रिया नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, देखो आप बिना साई क्रिया के सेकंड फॉर्म आएगी। अब मान लो वह जयपुर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, डिड आ गई तो गो आएगी, डिड ही गो टू जयपुर, डिड ही नॉट गो टू जयपुर, चारों वाक्य बन जाएंगे। जब सिंपल सेंटेंस बन गया औरों में दिक्कत नहीं है। मैं फुटबॉल खेला था, मान लो सुबह खेला था या कल खेला था, तो आई प्लेड फुटबॉल। अब इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है, मैं फुटबॉल नहीं खेला था, तो नेगेटिव के लिए नोट आएगा, पर नोट से पहले सही क्रिया का आना जरूरी है दोस्तों। तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, और क्या मैं फुटबॉल खेला था, डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, यानी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज इजी, बहुत सरल है कि बिना सहायक क्रिया के, याद रखना सुनील जी सर ने कहा था कि बिना सहायक क्रिया के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य बनाना पड़े तो वहाँ सेकंड फॉर्म, उसका इफेक्ट ये होगा कि बिना सहायक क्रिया नहीं है तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी। वी यूज देयर ओनली सेकंड फॉर्म, हम वहाँ सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। मुकेश ने कहानी नहीं लिखी थी, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नेगेटिव वाक्य का एग्जाम्पल है। चलते चलते कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुकेश डिड नॉट राइट अ लेटर और राइट अ स्टोरी, कहानी से तात्पर्य स्टोरी। क्या, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्या आ रहा है, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी थी, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क्स भी लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। डिड द टीचर पनिश यू, क्या सीता तुम पर नहीं हंसी थी। इस वाक्य में देखो एक विशेष बात है, क्या भी आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और नहीं नेगेटिव भी हो गया। तो डिड सीता नॉट, डिड से तो इंट्रोगेटिव बन रहा है दोस्तों आपका यहाँ पे, और नॉट से आपका नेगेटिव। डिड सीता नॉट लाफ एट यू, लाफ यानी हंसी, डिड सीता नॉट लाफ एट यू। क्या तुम कल वहां गए थे, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव मार्क्स भी चिन्ह भी लग रहे हैं आपके। डिड यू गो देयर यस्टरडे, जी में आई जितने वाक्य बनाओ। मैं कल उससे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। उसने फिल्म देखी, ही सॉ ए मूवी, ए मूवी यानी एक फिल्म। और कितने वाक्य आप बना सकते हो। उसने मुझे एक उपहार दिया, ही गेव मी ए गिफ्ट। जितने जी में आए जितने वाक्य बनाओ दोस्तों। श्रीमान सुनील ने हमें व्याकरण पढ़ाई, मिस्टर सुनील टेट अस ग्रामर। जितने वाक्य बनाओ, जितने जी में आए जितने बनाओ, जितने जी में आए जितने वाक्य आप बना सकते हो दोस्तों। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको पीडीएफ के रूप में आपको एज ए, इसके साथ ये तो अपना वीडियो है, पीडीएफ के साथ मैं इसको आपको एज ए होमवर्क के रूप में डालूंगा। लिखते हुए भी समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करके मुझसे और क्लियर कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।